अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक देश एक चुनाव। हम 2018 से इस विषय पर बहस करते आ रहे हैं लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बार ये मामला एक गंभीर मोड़ पर पहुंचा है, जहां सरकार निर्णय लेने की स्थिति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? क्या पॉलिटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस राज्य में क्या ये संभव हो पाएगा प्रैक्टिकली कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए, संविधान में व्यापक संशोधन कानूनी तौर पर कर लिए जाएं ताकि इस देश में चुनाव एक साथ हो सकें? क्या ऐसा संभव है? आज हम सभी तकनीकी पहलुओं पर, संवैधानिक पहलू पर और राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे डिबेट में और समझेंगे कि आखिर है क्या वन नेशन वन इलेक्शन और ये कैसे पॉसिबल है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना पर सरकार काम कर रही है। उसका नाम रखा गया है वन नेशन वन इलेक्शन। एक कमेटी भी फॉर्म कर दी गई, आप सबने खबरों में देखा भी होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसको एजेंडा दिया गया है, जिसको टास्क दिया गया है, जो गजट नोटिफिकेशन में मुद्दों के साथ उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए गए हैं ताकि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने सुझाव सरकार को दे। अब सवाल इस बात का आता है कि क्या इस देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं? पहले कराए जाते थे आज़ादी के बाद, या जब से भारत में चुनाव शुरू हुआ सन 67 तक, 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन उसके बाद सरकारों का गिरना या पूरी मैंडेट नहीं आना, लंगड़ी लूली सरकारों का भी दौर रहा, तो चुनाव एक साथ न होकर आगे पीछे हो गया। अब कमोबेश आप देखते होंगे कि देश में हर 6 महीने में, साल भर में कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलते हैं, चुनाव आयोग करवाता है। अब सरकार, जब से मोदी सरकार आई थी, उन्होंने इस बात को की संकल्पना को रखा था 2014 में कि इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। इसके लिए कमेटी भी बनी थी, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन तब से इस रिपोर्ट को ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब देश में 2024 का चुनाव नज़दीक है, वापस एक कमेटी फॉर्म की गई है इसकी संभावना को इस पर काम करने के लिए। अब हम आते हैं इस बात पर कि क्या इस देश में एक साथ चुनाव संभव है? अभी के कानून और अभी के संविधान के मुताबिक नहीं। तो कैसे हो सकता है? तो सिर्फ ऐसे हो सकता है कि संविधान का संशोधन हो, कानून बने, राज्य की असेंबलीज में से आधे से ज़्यादा का कंसेंट हो, उस पर सहमति हो, तब इस पर कानून बनेगा और तब इसको संविधान संशोधन के जरिए सरकारों के टर्म्स बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने का कोई संविधान नहीं होगा, लेकिन राज्यों के जो टर्म खत्म हो रहे हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। उसके लिए संविधान का संशोधन आवश्यक होगा। क्या संविधान की वो 4 धाराएं बदलेंगी जिनके तहत असेंबली और लोकसभा में नियत समय या उसके 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का मैंडेट है, प्रावधान है और संवैधानिक प्रावधान है? क्या ऐसा संभव है? उसके लिए ज़रूरी होगा कि कानून बदले, संविधान बदले। तो संविधान बदलने का माध्यम है कि लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से संविधान संशोधित हो, राष्ट्रपति सहमत हो और कम से कम 16, इस देश की 16 असेंबलीज में इसको पास कर दिया जाए। तो सरकार के मन में क्या होगा? हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्या सरकार लोकसभा में अपना कार्यकाल संसद में अपना कार्यकाल बढ़ाएगी, यानी केंद्र सरकार अपना कार्यकाल आगे बढ़ाकर फिर असेंबलीज का चुनाव एक साथ लाने की कोशिश करेगी, या जो असेंबलीज के चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर तक, उनके साथ ही खुद का चुनाव करा लेगी, या फिर इन सबको एक्सटेंशन देकर 31 अप्रैल में चुनाव कराए जाएंगे? कुछ सरकार प्लान कर रही है, सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है, सरकार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। तीनों बातें। और विपक्ष, मीडिया, इंटेलेक्चुअल या संवैधानिक संस्थाओं को भी अंदाज़ा नहीं है कि सरकार क्या चाहती है। लेकिन सरकार एक चीज़ चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन को किसी न किसी प्रारूप में लागू किया जाए। तो ये किस तरह से लागू हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि संविधान को संशोधित करके दोनों संसदों की, दोनों राज्यसभा लोकसभा की सहमति, उनके मैंडेट, राष्ट्रपति की मंजूरी
और राज्य की असेंबलीज में कम से कम 16। तो बीजेपी के पास कितनी है इस वक्त? बीजेपी और उसके समर्थक दलों के पास इस वक्त 14 राज्यों में सरकार है, जिसमें 2 में यूनियन टेरिटरी भी है, वो भी काउंट होगी। तो आपके मन में अगला प्रश्न आएगा कि कितनी असेंबलीज के लिए मैंडेट चाहिए? 16। तो 2 और कहाँ से जुगाड़ हो सकती हैं? हो सकती हैं कहाँ से? उड़ीसा से हो सकती है। उनका समय और उनका कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो हुआ 14 से हुआ 15। आंध्र प्रदेश भी है, वो एनडीए के तकरीबन हर कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ पे वो रेस्क्यू करते हैं, वहाँ की असेंबली भी इसको मान्यता दे सकती है। तो टोटल हो गई 16। कानून बन गया, संविधान संशोधित हो जाएगा। अब आएगा कि 2/3 या 3/4 की ज़रूरत पड़ेगी। इसको लेकर संवैधानिक विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं। अब ये देखना होगा कि फिर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होगा, यहाँ आकर मामला फंसेगा। लेकिन विपक्ष में अधिकांश दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का बहिष्कार कर रखा है। सदन में भी ये लोग जाएंगे कि नहीं, इस पर गंभीर प्रश्न है। तो ये वो स्थिति हुई जो मैंने आपको बताई कि सरकार क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, हम लोग उसे क्या डिकोड कर पा रहे हैं, संवैधानिक क्या स्थिति है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है क्या। कुछ बयान सुनिए आप। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिलाकर ये देश के हित में ही होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। आप लोगों से ये जरूर मांग करूंगा, अगर हिम्मत है तो आमने सामने आपकी तरफ से पेशी किया जाए, जैसे कि मैं खड़ा हूं। झूठ के पुलिंदा अगर सही होते तो ना जाने हिंदुस्तान कितने बदल जाते। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम से हैं, आरएम श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उत्तर प्रदेश शासन के, कई चुनाव उन्होंने कराए हैं। मेरे साथ मोहम्मद अमीन मौजूद हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद इस वृहद परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी क्या चाहती है और आप किस तरह से इसको पॉसिबल करना चाहते हैं। मेरी सबको राम राम। और अभी कमेटी जो है उसका गठन हुआ है, वो अपने इनपुट्स देगी। पर जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था तो उसके 20 साल तक तो सारे चुनाव जो है इकट्ठे हुआ ही करते थे, और उसके बाद सब जानते हैं कि किस प्रकार से सरकारें गिरी। कभी जनता पार्टी ने गिराई सरकारें, तो कभी कांग्रेस पार्टी ने सरकारें गिराई, और फिर वहां पर ऐसा इतना हौच पौच हुआ और वहां से जो है ना इतिहास ही बदल गया कि केंद्र के चुनाव अलग तो राज्य के चुनाव अलग, और हर साल जो है चुनावों का सिलसिला चालू हो गया। लगता है कि जैसे हर वक्त जो है पूरा एक इलेक्शन मोड में पूरा भारतवर्ष रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अधिकारी कहो या पूरा शासनिक प्रशासनिक तंत्र जो है उसका लगता है एक ही काम रह गया है कि नेता चाहे इलेक्शन मोड में रहे ना रहे, वो लोग जरूर इलेक्शन मोड में रहते हैं और चुनाव घोषित हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, फिर तो कोई डेवलपमेंट काम वहां पर होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन में तो कोई बुराई नहीं है। जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1947 में जब ये देश विभाजित हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था, तो उस हिसाब से तो उसी वक्त कर देना चाहिए था, वन नेशन वन इलेक्शन वन रिलीजन। पर खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें बदली हैं हमारे देश में, हम लोग सेक्युलर लोग हैं।
धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और उस धर्मनिरपेक्ष को ही मैं दिमाग में आपसे रखते जानना हुए चाहता हम हूं कि चाहते हैं चुनाव कैसे निष्पक्ष हो। 2024 में क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? 2024 में एक साथ चुनाव कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विजय जी, आप जो है क्या चाहते हैं? अनिला सिंह कोई भविष्य वक्ता है या अनिला सिंह जी से नहीं, मैं पूछकर पार्टी सारे का ओपिनियन फैसले पूछ होते रहा हूँ ना, हैं? मैं कोई भविष्य नहीं पूछ रहा हूँ। पार्टी की कोई तो ओपिनियन होगी। देखिए, पार्टी इसमें डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं नरेंद्र मोदी जी, वो निरंतर 18 में भी इन्होंने ये बात कही थी, 16 में भी कही थी, 18 में भी कही थी, 19, 20, 22 लगातार ये बात वो कहते आ रहे हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी के विचार में, मैनिफेस्टो में, सोच में ये सब ये वन नेशन वन इलेक्शन है, तो हम कहेंगे हाँ। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या 2024 में सारे इलेक्शन साथ होंगे, तो मैं कहूंगी मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। तो कोई तो फार्मूला बिल्कुल होगा कुछ कि नहीं इस पता है। फार्मूले के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ एक फेज में 2024 में होंगे या फिर आगे भी हो सकते हैं। पार्टी ने कोई रणनीति तो बनाई होगी भाई, पब्लिक डोमेन है, आपको शेयर करना चाहिए। मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि जिस चीज की जानकारी नहीं है उसके विषय में बिल्कुल भी कोई रिएक्शन मत दीजिए, कुछ मत बोलिए। तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो फिंगर पर और मुझे मैलेज। अचरज है कि इतना स्पेशल सेशन हो रहा है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कमेटी फॉर्म कर दी गई है और आप कह रही हैं कि ऊपर से कहा गया है कि इस विषय पे नहीं बोलना। नहीं, मैंने कहा कि कोई भी ऐसा विषय जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उस विषय में आप मत बोलिए। तो मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है कि 24 में चुनाव इकट्ठा होगा या नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। ओके, सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। अनिला जी को भी नहीं पता, आपको कुछ पता है? यही तो समस्या है देश में ब्रजेश भाई, कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, अक्सर अफवाहों के धुंध के पीछे छुप करके अपने कुछ छुपे हुए तीर चलाने में सिद्धस्त हो गई है। आप देखिए, कोई तैयारी नहीं, कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं, अचानक से एक चीज़ आ जाती है, मीडिया ट्रायल करा दिया जाता है। पर्टिकुलरली कुछ जगहों से वहाँ फ़ोन जाते हैं, कहते हैं साहब अब इसका मीडिया ट्रायल कीजिए, लीजिए लिटमस टेस्ट की क्या होगा, बताइए लोगों की कि चुनाव की प्रक्रिया बड़ी महंगी है, खर्चीली है, एक देश होगा, एक चुनाव होगा तो ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, बताइए लोगों को, सब कयासबाजी पर बताइए। और जब ये कहिए कि आप क्या ये चाहते तो कहना हमें जानकारी नहीं है। हम आपसे 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट कहते हैं। आइडिया सबको अच्छा लगता है भाई, एक देश एक चुनाव, और अभी तो अनिला जी ने आज इतनी बड़ी बात कह दी कि एक देश एक चुनाव और एक धर्म 1947 में ही हो जाना चाहिए था। यानी ये मुसलमान के नाम पर सिख को भी, ईसाई को भी, बौद्ध को भी, जैन को भी, इन सारे के सारे अल्पसंख्यकों को बिल्कुल भी सहन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब तैयार नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट उद्घोष कर दिया है, जो कि देश विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है और कहीं ना कहीं धर्म विरोधी भी खड़गे है। जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से तानाशाही आ जाएगी? तानाशाही तो ये मैं आप बता तो रहा हूँ आपसे कि बगैर प्रॉपर कंसल्टेशन के, बगैर 5 अमेंडमेंट किए हुए संविधान में, जिसमें 3/4 आपको चाहिए, आप एक देश एक चुनाव में ला करके क्षेत्रीय दलों को आप खत्म करना चाहते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक चुनाव एक हो 70%। कैसे सर? लेट मी एक्सप्लेन कि क्षेत्रीय दल कैसे खत्म मैं होगा। बताता हूं आपसे। आप अगर जब एक देश और एक चुनाव की बात आती है, तब ये एक जर्नल सी चर्चा हुई है, जर्नल सा एक रिसर्च आया है कि साहब जब जो नीचे की पार्ट जो नीचे वोट देता है वही ऊपर भी वोट देता है, जो ऊपर देता है वो भी नीचे भी वोट दे देता है। यानी मन बना लेता है कि साहब केंद्रीकृत जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिनका ऊपर सिंबल है उसी सिंबल को वो नीचे भी उतार लेता है। इसका आप प्रत्यक्ष अगर आप उदाहरण देखेंगे तो 70% से ज्यादा जगहों पे नगर निगम में जिसका मेयर चुना जाता है उसी के सभासद ज्यादा चुने जाते हैं। सर, उड़ीसा में एक साथ चुनाव हुए थे पार्लियामेंट असेंबली के, पार्लियामेंट बीजेपी जीती थी और असेंबली में बीजेडी जीती। मैंने ब्रजेश भाई आपसे 70% कहा है, मैंने 30% छोड़ दिया ना।
मैं तो 30% छोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बाई एंड लार्ज अगर इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर रहे हैं आप सीधे, दूसरा तर्क सर है, दूसरा तर्क मैंने पहला तर्क तो ये है कि अगर आप क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी। सीधे आप क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को आप खत्म करना तर्क नंबर 2, तर्क नंबर 2 जो आप ये कह रहे हैं कि साहब आपका पैसा कम लगेगा। 2014 से 2019 के बीच में इलेक्शन में मात्र 5,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अगर आप अभी एक देश और एक इलेक्शन की बात करते हैं तो एक देश और एक इलेक्शन वो सरकार कराना चाह रही है जो आज तक अभी तक पूरे देश की एक मतदाता सूची नहीं कर पाई। लोकसभा की सूची अलग है, विधानसभा की सूची अलग है, नगर निगम की सूची अलग है, नगर पंचायत की सूची अलग है। पहले एक मतदाता सूची तो कर लीजिए। जो लोग एक मतदाता सूची आज तक नहीं कर पाए हैं वो एक देश और एक इलेक्शन कैसे संभव? पंचायत के चुनाव गांव में होते हैं, हाँ, नगर निगम के चुनाव अर्बन एरिया में होते हैं, बिल्कुल। असेंबली का फॉर्मेशन अलग है, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन अलग है चुनाव का। जी बिल्कुल। इस देश में एक मतदाता सूची कैसे हो सकती हाँ है? ब्रजेश जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं आपसे, आप बिल्कुल मेरी ही बात कह रहे हैं। आप ये बताइए अगर एक देश में 140 करोड़ नागरिक हैं, वो एक ही जगह रहते, एक नागरिक 10 जगह तो रहता नहीं ना जी। तो जब रहेंगे तो मतदाता सूची तो एक ही बनेगी ना। उसी सूची में से जो ग्राम पंचायत की सूची है ग्राम वालों को दे दो। स्पेशल सेशन में कांग्रेस शामिल होगी या बहिष्कार? कांग्रेस जब तक एजेंडा नहीं आता है, बहुत इस पर अनिला जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने कहा कि जो चीज मुझे नहीं मालूम है वो उस पर बोलने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अच्छी बात कही इन्होंने। हमारा भी बहुत स्पष्ट है कि जब तक एजेंडा नहीं आता है तब तक हम आपके सामने कोई भी बात नहीं रख सकते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जिस दिन मीटिंग होगी एजेंडा दे देंगे। आप बताइए। जिस दिन बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग होगी उसी दिन कांग्रेस का रुख भी नजर आ जाएगा। 17 तारीख को होगी। सामने 17 तारीख को कांग्रेस का रुख नजर आ जाएगा। अगर हम इस पर बिल लेके आ रहे हैं तो जब बुआ के मूछे होंगी तभी तो चाचा कहिएगा ना। चाचा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, कमेटी फॉर्म हो गई है। कमेटी फॉर्म क्या आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा? कमेटी का कंसल्टेशन है, कमेटी की अपने प्रोवोकेशन है, कमेटी का ऑफिस क्या है, कमेटी कितने दिन की बनी है, कितने दिन में वो सूचना अधिसूचना जारी होने के बाद कितने दिन में वो काम करना शुरू करेगी। अभी तो एक कमेटी के एक मेंबर ने इस्तीफा अपने आप को हटा लिया है, उसकी जगह दूसरा मेंबर कौन सा लाएंगे? ये सारी बातें जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं आप समझ रहे हैं ना जी, जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं आप देख रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन खत्म किया जाना, मैं आपको 2012 में कमेटी फॉर्म कर दिया जाना, नहीं स्पेशल सेशन बुला लिया जाना, आपके दरवाजे पे आके खड़े हो गए और आप अभी भी सर कह रहे हैं कि जब आएंगे तब देखेंगे। हमें देश के संविधान पर पूर्ण रूपेण विश्वास है। देश का संविधान हमें कोई भी जल्दबाजी करने से रोकता है। देश में बहुलतावादी लोकतंत्र है और इस बहुलतावादी मित्र फराज की ना सर एक लाइन, आप मुद्दे की बात तो सुनते ही नहीं। आप मैं कह रहा हूँ इस देश 5 मिनट से बोले जा रहे हैं और अभी बोल लो आप 1 मिनट और, मुझे कोई प्रॉब्लम। 5 मिनट में तो 2.5 मिनट आप बोले ना। कैसी बात कर रहे हैं? सवाल पूछना पाप हो गया। नहीं, सवाल पूछना पाप नहीं। गो अहेड प्लीज। मैं ये कह रहा हूं देश में बहुलतावादी लोकतंत्र है। देश के बहुलतावादी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना संवैधानिक, थैंक यू सर, और सामाजिक और राजनीतिक तीनों दायित्व निभाएगी। और खतरे का अंदाजा है ना आपको? खतरे का, हाँ, भारतीय जनता 14 से खतरे का अंदाजा है। हम तो खतरों से खेल ही रहे हैं। 14 से खतरे को, और हमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतांत्रिक लोग हैं उन पर भी भरोसा है। पार्टी बहुत बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज भाई, शुक्रिया आपका। तो अब ये क्या आपकी पार्टी सपोर्ट करती है वन नेशन वन इलेक्शन को या आप इसे अपोज करते हो? सबसे पहली बात तो ब्रजेश जी, मैं एक बहुत आपत्ति दर्ज करा दूं कि अभी हमारी बहन अनिला सिंह जी ने एक बात कही, वन नेशन वन रिलीजन। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वो अनिला सिंह जी या तो उनकी बात से नहीं अलाइंड हैं या भारतीय जनता पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उसको गलत मानती है, उसको झूठ मानती है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, और उनके प्रवक्ता अगर के आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल में, हाँ मैं बोलूंगा, आपको समय दूंगा, आप इनको जवाब दीजिए। आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल में आकर के बोलते हैं वन नेशन वन रिलीजन, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसमें मैं कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये देखिए ब्रजेश जी के क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब फंसती है और जब देश के मुद्दों पर उससे सवाल होते हैं तो वो देश का मूड डाइवर्ट करने के लिए, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी मुद्दे सर मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, पहले अपना स्टेटस क्लियर कर दीजिए, सपोर्ट या अपोज? मैं तो ब्रजेश जी कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अगर इनको वन नेशन वन इलेक्शन वाकई कराने हैं, अगर ये वाकई सिंसियर हैं तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करा दें। तो आप सपोर्ट करते हैं? मैं तो बोल रहा हूं एज अ पायलट करा देना, उसके बाद में अगर ये ऐसा करते हैं तो आप सपोर्ट करेंगे ना?
पहले ब्रिजेश जी इनको कराने दिए सर अपना स्टेटस क्लियर करो, सपोर्ट या अपोज। ब्रिजेश जी किसी, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता है, या पहले आप पायलट कराइए। सर एक अलायंस का हिस्सा हो और मेरे एक ही सवाल पे आप लोग अलग अलग हो सर, इस तो स्टेटस पूछ लिया मैंने आपका, अभी भी मौका दे रहा हूं, बताइए सपोर्ट या अपोज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर कर चुके हैं पहले से भी, और वही मैं दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एज अ पायलट इलेक्शन कराइए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा बेसिकली इनका इंटेंट ही नहीं कराने को। सर वो तब करा मैं पाएंगे सपोर्ट जब या अपोज क्या करूं? संशोधन होगा और आप सपोर्ट करेंगे, तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब। ब्रिजेश जी हम अभी, भाई तो मैं बोल रहा हूं ना कि जब तक कि किसी चीज का पायलट नहीं हो सकता, आप उसको सपोर्ट या अपोज की कोई बात ही नहीं आएगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेंट है चलो एक स्टेटस ये मान ले कि ना सपोर्ट ना विरोध। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेंट है उसका विरोध कर रहा हूं ब्रिजेश जी। आप ये बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, इनकी प्रवक्ता बात कर रही है वन नेशन वन रिलीजन की, ये वन नेशन वन सिटीजन की बातें कब करेंगे? सर मुझे भटकाओ मत, मैं अपने बात पर अडिग हूं, सपोर्ट या अपोज। ब्रिजेश जी पायलट कराने दीजिए, और मेरी हाथ जोड़ करके विनती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में पायलट कराएं। पायलट क्या होता है सर? पायलट ये होता है कि इतनी बड़ी चीज का अगर आप मान लिए देश में कुछ लागू कराना चाह रहे हैं, जो कि ये लागू कराएंगे नहीं, खाली इंडिया का सर ये कोई स्टार्टअप है कि आप पायलट कराओगे? इसके लिए संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। यू आर लर्नेड स्पोक्स पर्सन सर, आप कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो? ब्रिजेश जी वही मैं कह रहा हूं कि अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कह चुका है कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रांगली अपोज किया सुरेंद्र राजपूत ने, वर्ड बाय वर्ड और बाय स्पिरिट बाय हार्ट। और सर ना तो आप सपोर्ट, मतलब आप अपोज नहीं कर पा रहे हो। ब्रिजेश जी मैं फिर से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन लाई है उसके इंटेंट को मैं अपोज कर रहा हूं, क्योंकि इनका इंटेंट ये है, इनको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराना है, इनको तो नफरत फैलाना है। टीवी चैनल पर बैठ करके वन नेशन वन रिलीजन की बात करते हैं, ये वन नेशन वन सिटीजन की बात करें कब करेंगे? वन नेशन वन एजुकेशन की बात कब करेंगे ब्रिजेश जी? वन नेशन वन इनकम की बात सर कब अगर करेंगे? बिल आएगा तो आप सपोर्ट या विरोध? ब्रिजेश जी पहले बिल आने तो दीजिए, Okay. हम तो देखें कि फॉर्मेट में योर स्टेटस इज क्लियर सर, और कोई बात कहनी? ब्रिजेश जी देखिए क्या है, मुझे एक बात कहनी है, बिल्कुल कहनी है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं उस पर विपक्ष अग्रेसिव हो रहा है, तब तक ये कोई ना कोई नया शगुफा ले आते हैं। अभी जब मणिपुर चल रहा था तो यूसीसी ले आए, आपके चैनल पर मैं बैठ करके बोल के गया था कि यूसीसी नहीं ला सकते। ब्रिजेश जी सिर्फ एक सेकंड, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी नहीं लाएगी, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात। ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए एक नया। सर अब बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के बारे में आपको पता है? अरे पूरे देश को पता है, 140 करोड़ जनता को पता है। मैं आपके मित्र आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब शुक्रिया आपका। सपोर्ट या अपोज? सर स्ट्रांगली अपोज। ओके, बाय स्पिरिट, बाय हार्ट, बाय सोल, बाय माइंड एंड बाय टंग, हर तरह से अपोज। ओके। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, समझाने का तरीका देखिए कि ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, वक्त बर्बाद होता है। बीजेपी को समर्थित लोग जो बीजेपी को अंदर से या बाहर से हैं नहीं बीजेपी में, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इतने साल तक साथ में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कराया, नेहरू जी ने कराया। एक लाइन बोल दूं सर कि नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन में और मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नेहरू जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन था वो देश की भावनाओं के साथ था, और मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो देश पे कब्जे की तैयारी है। कैसे? इसको थोड़ा तर्क के साथ कहिए। नहीं देखिए ऐसा है, मैं मानता हूं कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो सारे स्टेट्स और लोकसभा एक साथ हुए थे, ठीक है, 67 तक साथ हुए। बैठे हुए हमारे दो संवैधानिक लोग भी बैठे हुए हैं। भारत के संविधान में चैप्टर 15 में एक आर्टिकल है 327 जो इलेक्शन के ऊपर ही है। वो आर्टिकल 327 भारत की सरकार को, संसद को यह अधिकार देता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन को मैनेज कर सकता है सारी स्टेट्स के। ये एक लंबी बहस हो जाएगी। अब इसके ऊपर आपको बता दूं, मोदी जी जो कानून लेकर आ रहे हैं ये देश के लिए खतरनाक है। जो पहले वाला वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें जो 356 था
और इसमें जो अभी मोदी जी वाला है, इसमें 356 जो आर्टिकल है उस पर कोई बहस ही नहीं कर रहा है। जो नेहरू जी वाला और पहले वाला वन नेशन वन इलेक्शन था, उसमें एक जो प्राविधान था कि अगर कोई सरकार साल भर बाद, 6 महीने बाद, 1-1.5 साल बाद गिर जाती है तो गवर्नर संस्तुति करेगा, उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगेगा, फिर 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, बार बार करके 3 साल तक कर सकते थे, लेकिन बहुत मजबूरी में 3 साल कर सकते थे। 6 महीने में आपको स्टेट में चुनाव कराना थे। मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें जब 356 लगेगा तो वो ये कह रहे हैं कि अगर साल भर के बाद कोई सरकार गिरा दी जाती है या गिर जाती है तो फिर 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे स्टेट में। फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप जो मैं नहीं बोलूंगा वो भी आप लोग समझ जाएंगे। और जो केंद्र की सरकार है उसने ये कहा कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये शासन करने के लायक नहीं है, ये शासन करने के काबिल नहीं है, और 356 लगा के गिरा दिया। अब उसमें कानून ये हो जाएगा कि गवर्नर साहब संस्तुति करेंगे या राष्ट्रपति साहब स्वयं संज्ञान ले लेंगे और उसके बाद में वो 356 लग के केंद्र के अधीन आ जाएगा स्टेट। 5 साल चुनाव नहीं होंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड स्टेट में इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को भारत सरकार चलाएगी। ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। बचेगी कौन सी पार्टियां? वो पार्टियां जो केंद्र के गुलामी स्वीकार कर लेंगी या केंद्र को समर्थन दे देंगी सर झुका के और कहेंगी ठीक है साहब आप जैसा कहिएगा हम आपकी बात मानेंगे, अब आप हमें समर्थन कर दिए। जो केंद्र की सरकार के समर्थन से चलने वाली सरकारें होंगी क्षेत्रीय पार्टियों में, वो तो बचेंगी जिंदा, बाकी सबकी मौत हो जाएगी। सर इस बात की गहराई को समझिए। जो मतलब केंद्र में जो हुकूमत है उसके झंडे के नीचे काम करना हो तभी बचोगे। मैंने आपसे कहा ना कि अगर फर्ज कीजिए केंद्र की सरकार आपसे कोई, भाई बहुत सी सरकारें हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उनके अपने एजेंडे होते हैं जी। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये काम अपनी जनता के लिए करें, केंद्र सरकार कह रही ना। जो खतरा दिख रहा है आपको वो क्या विपक्ष को दिख रहा है? बाकी लोग नहीं सर, मैं तो गुजारिश करूंगा अखिलेश जी से, ममता जी से, तेजस्वी जी से, अरविंद केजरीवाल से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार जी से, इवन अभी आपने नवीन पटनायक का नाम लिया, इनका भी जिक्र कर रहा हूं मैं, और जगन मोहन रेड्डी की बात भी कर रहा हूं। आपने कहा ये दोनों सपोर्ट कर सकते हैं, सर ये भी खत्म हो सकते हैं। मैं सभी स्टेट की जो क्षेत्रीय पार्टियों जो विपक्ष की हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं। इन दोनों का कोई बयान नहीं है, ये मैंने अपनी समझ के आधार पर इनके 2 नाम लिए कि ये 2 सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी आपके समर्थन में समझ के आधार पर बोला हूं। नहीं, मैं आपके समर्थन में हूं, ये कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि कल को अगर थैंक यू स्टेट में 356 लगा के सरकार गिरा दी गई और बाद में भी तो फायदा होगा बीआरएस वालों को जिनको आप सपोर्ट करते हो जी। बीआरएस को भी तो फायदा है अगर ऐसा हुआ तो। तेलंगाना, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं। आप भी तो हो सर। मैंने एक नाम नहीं लिया, मैंने सभी जो विपक्षी दल हैं या जो विपक्ष में नहीं भी है, मैं उन सब से कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी बचाना है, अपने दलों की जिंदगी बचाना है, भविष्य बचाना है, अपने स्टेट को बचाना है, तो आपको इस बिल का जो मोदी जी वाला बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, इसमें जो भाई आप एक लाइन और बोल दूं सर कंप्लीट करो सर, टाइम हुआ। भाई देखिए, आप करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप 356 के तहत कोई सरकार गिर जाती है, 356 लग जाता है, जैसे साल भर के लिए सरकार गिरी, साल भर में सरकार गिर गई, 4 साल बचे, आप 6 महीने के लिए उस पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर आप चुनाव करा दिए, 3.5 साल के लिए चुनाव करा दीजिए। जो दूसरी गवर्नमेंट जो बनेगी वो 3.5 साल हुकूमत कर ले, फिर आप एक साथ चुनाव करा दीजिए। थैंक यू वकार साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन सर इसको कानून का विरोध होना चाहिए। मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं भारत निर्वाचन आयोग के। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। क्या ये संभव है कि इस देश में कोई ऐसा कानून बने, संविधान में संशोधन हो जाए और इस देश में एक साथ पार्लियामेंट के और सभी असेंबलीज के चुनाव हो पाएँ? क्या तकनीकी रूप से ईसीआई के पास क्या इतने रिसोर्स हैं, हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम इस देश में एक साथ चुनाव को अफोर्ड कर पाएँ? और क्या संविधान इसकी इजाज़त इस वक्त देता है? जी आपने बुलाया अपने चैनल पे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
जहाँ तक अभी मैं सभी की चर्चा और भाग लेने का सुन रहा था, सभी का व्यू सुन रहा था, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इतिहास गवाह है कि 51 और 52 से शुरू हुए चुनाव हिंदुस्तान के अंदर और ये 66 तक चले और 67 से फिर ये बात बिगड़ गई। लेकिन बात कैसे बिगड़ी कि इसके अंदर उन्होंने 356 जिसकी बात कर रहे थे, 356 का ये ज़बरदस्ती डाला गया और सरकारें गिराई गईं। ये मिसेस गांधी ने इसको शुरू किया था अपने टाइम में कि कहीं सरकारें गिरा दी, कहीं चीफ मिनिस्टर को प्रेशर करके उनको रिज़ाइन करा दिया गया और कहीं किसी तरीके से अल्पमत में आई सरकार तो उसको भी गिरा दिया गया, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद वहाँ चुनाव किए जाने लगे, जिसकी वजह से हमारे देश का सिस्टम चुनाव का बिगड़ चुका। और इसकी वजह से आप देखिए कि देश के अंदर जो लगातार चुनाव चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं पर 4 प्रदेशों के, 2 प्रदेशों के, 5 प्रदेशों के, इस तरीके से चुनाव होते रहते हैं। और समस्या इन पॉलिटिकल लीडर्स के भी सामने ये आती है कि ये अपने कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनको काम नहीं करने देता उस दौरान जिस दौरान स्टेट में चुनाव हो रहे होते हैं। और इसके लिए सेंटर को भी मना किया जाता है उस वक्त कि वहाँ पर सर क्या ईसीआई के पास इतने रिसोर्स देश भर में हैं कि हम चुनाव एक साथ करा पाएं? सुनिए इस बात को देखते हुए ये जो मुख्यमंत्री थे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उस टाइम से सोचा होगा, फिर इनके दिमाग में आया होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका रिवोल्यूशन लाना चाहिए। जैसे कि सभी बातों को किया इन्होंने, बहुत चीज़ें बताई, संसद भी बनवा दी। इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब इसमें भी हमें संसद के और असेंबली के चुनाव एक साथ होने चाहिए। ठीक है, उनकी बात का हम लोग आदर करते हैं, सच्ची बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, आर्थिक की स्थिति भी सुधरेगी हमारे देश की जो इतना पैसा खर्च होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये पार्लियामेंट में पास भी हो जाएगा, ये बिल अगर पास भी होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद भी ये जुडिशरी में चला जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के लिए चला जाएगा, रिव्यू के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। और जब आप बात कर रहे हैं इस बात की कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का, देखिए वेंकटचलैया आयोग था, जस्टिस वो अटल जी के टाइम में आया, उसने भी सिफारिश की कि देश में एक चुनाव होने चाहिए। उसके बाद आप देखिए लॉ कमीशन ने भी कहा 2015 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उनका खर्चा बहुत आएगा एक साथ कराने पे। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ने भी ये सुझाव दिया था कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे हमारा वीवीपैट है, ईवीएम है, और हमारा सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ऑब्जर्वर्स हैं। ये बहुत एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 या 3-4 सालों में ये जल्दी संभव हो पाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप अगर कराया जाएगा तब ये संभव है। और इसके लिए हमारे जो विरोधी दल हैं, सत्ता दल के लिए जो बातें पर कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए ये संभव नहीं है अभी एकदम से कि चुनाव करा दिए जाएं, एक साथ हो भी नहीं सकते और जल्दी कराए भी नहीं जा सकते। टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें और रिसोर्स वाइज अभी ये संभव नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप सर? जी, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं आने वाले 2-3 सालों तक अभी फिलहाल संभव नहीं है, तो इसलिए अब किस तरह से क्या होगा। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे RM श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कई चुनाव भी कराए हैं, उन्हें खासा अनुभव है। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसा आइडिया है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, और क्या ये संभव है कि पूरे देश में सभी चुनाव प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक एक साथ करा लिए जाएं? मेरे विचार से एक चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन जहाँ तक इस बात की बात है कि तृतीय स्तर लोकसभा से लेके गांव सभा या फिर नगर निकाय तक के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, वो संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण तो ये है कि लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची तो एक है, लेकिन जो स्थानीय निकायों की जो मतदाता सूची है वो भिन्न है और उसको एक करने में बहुत समय लगेगा। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी क्या संविधान में संशोधन होने वाला है जी, या क्या समिति अभी संस्तुति करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक उस पर
ये कि कल हो जाएगा, अगला चुनाव हो जाएगा, ये तुरंत ही हो जाएगा, 18 तारीख के सेशन में हो जाएगा, ये कहना मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी है। इतनी जल्दी ये काम होने वाला नहीं है, इसमें लगेगा समय। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खर्चा होता है, जो सरकारी खर्चा होता है, वो तो होता ही है। उसके अतिरिक्त जो अप्रत्यक्ष जो पार्टियों का खर्चा है वो तो अपनी जगह पे है सर, ही। इस मामले की गंभीरता को जनसामान्य आप का ये खर्चा से समझिए होता है, सर सारे स्कूल बंद कि हो जाते सरकार हैं। पहली बार एक स्पेशल सेशन बुला रही है सर, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन संशोधन इतनी जल्दी नहीं होते। संशोधन में जब समिति बनाई है तो समिति के जो रिकमेंडेशन आएंगी, जो संस्तुतियां आएंगी, उसके आधार पर वो करना पड़ेगा। लेकिन यह कि 18 तारीख के सेशन में, 18 सितंबर के सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, यह संभव है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और जैसा कि अभी जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा कि इतनी ईवीएम ही नहीं होंगी कि तो जो सर, है आपको एक क्या साथ लगता चुनाव है हो कि जाए। ये स्पेशल और सेशन ईवीएम बनाने कोई में भी गवर्नमेंट इतने टर्बुलेंट पॉलिटिकल टाइम में बुलाने का जोखिम लेगी? कोई तो बात होगी सर। कोई बात होगी, लेकिन एक चुनाव अभी संभव नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं है ये। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि समिति तो अभी संस्तुतियाँ देगी, और इसमें अमेरिकन सिस्टम बेटर है, और वो फेडरल सिस्टम है। फेडरलिज्म वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, वो वहाँ पे 4 साल में चुनाव होते हैं और 2 साल पे मध्यावधि चुनाव होते हैं। यहाँ पे सेशन, यहाँ पे टेन्योर 5 साल का है, तो हम 2.5 साल और 5 साल पे चुनाव की सोच सकते हैं कि जितनी रिक्तियाँ हुई मृत्यु से या किन्हीं और कारणों से हुई हैं। पर क्या हमारा जो 2.5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के का बाद चुनाव हो बेसिक सकता है। स्ट्रक्चर है, वर्तमान हालात में क्या वो अलाउ करता है? मुझे लगता है तो नहीं करता है। लेकिन अगर संविधान के उस हिस्से को हम संशोधित करने जा रहे हैं तो हमारे पास मैंडेट की क्या स्थिति होनी चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर कहीं से इसमें डिस्टर्ब नहीं होता। ये इसमें वन नेशन वन इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से क्षति नहीं पहुंचाता, और ये बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसी बात भी नहीं है कि साहब ये अलग अलग चुनाव होंगे तो उससे फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उससे कहीं आपके क्षति कहने नहीं का पहुंचती। तात्पर्य और है कि जैसा आपने सामान्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश संविधान संशोधन के जरिए इसको बदला जा सकता है, करेक्ट सर? एकदम, मैं यही कहना चाहूंगा, और ये देश के हित में होगा। इतना खर्चा होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो सारा भ्रष्टाचार रुकेगा। प्रशासनिक क्षमता जब होता है तो सारे ऑब्जर्वर, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, यूपी से सारे ऑब्जर्वर गए। वकार साहब रुकना पड़ेगा, पहला राउंड कंप्लीट होने दीजिए। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। कहाँ तक बात पहुंची वन नेशन वन इलेक्शन की? देखिए, कमेटी जो आई है उसमें तो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया है कि वो कमेटी में नहीं रहेंगे। बाकी पूर्व राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री ये कमेटी में हैं, और हरीश साल्वे भी कमेटी में हैं, जो आज बड़ी चर्चा में हैं। इस देश में एक वादा हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, तो बीजेपी उसको लेकर आई और उसके बाद जीएसटी अस्तित्व में आया। अब फिर एक नई बात आई कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ये बात लगभग काफ़ी सारे लोग सहमत हैं कि अगर एक साथ एक चुनाव हो तो देश में पैसे की बचत होगी और फालतू के जो संसाधन का दुरुपयोग होता है वो बचेंगे, वो जनता की भलाई के काम आएंगे। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में और एक राष्ट्र एक चुनाव करा पाना क्या कोई आसान होगा? ये एक बेहद कठिन जो बीड़ा है जो सरकार ने उठाया है, और इसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा। लेकिन इस बात को जब से चर्चा में आई है तब से देश के अधिकांश हिस्सों में लोग इस पर सहमत हैं कि अगर पैसे की बर्बादी रुके और संसाधनों का दुरुपयोग खत्म हो तो एक चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर लोग सहमत हैं। अब इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा, ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इस पर तमाम तर्क चल रहा है, तमाम कहानियां चल रही हैं। लोग ये कहते हैं कि कोई भी कमेटी इतनी जल्दी इस पर सिफारिश नहीं दे पाएगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई तैयारी हो जाए। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसको 4-5 महीने का समय बड़ा कम है।
इस तरह के सिफारिश आने में कम से कम 1 साल कमेटी काम करेगी, तब कोई राय पे शायद वो पहुंच पाए। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कंसेप्ट है शायद ये 2024 के बाद लागू हो, या इस पर कोई सिफारिश आए और लंबा मंथन चले, अभी इसमें स्पष्टता नहीं है। ये बात जो कही गई कि इसके बिंदु क्या होंगे, कैसे होंगे, किसी को नहीं पता, ये बात सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे होगा ये खाली इस देश में 2 लोगों को पता है, बाकी सब लोग बहस में आ रहे हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद देश में किसी को जानकारी होगी कि सरकार क्या चाहती है, वो इसका स्वरूप क्या देगी। बाकी बीजेपी वालों को आना है भाई, उनका पार्टी बुलाई जाएगी, डिबेट में आएंगे, जवाब देंगे, लेकिन उसका रूपरेखा कैसी होगी, वर्किंग क्या होगी, क्या चाहती है सरकार, अभी इस पर कोई किसी के सामने स्थिति साफ नहीं है। ब्रजेश जी, संवैधानिक स्थितियों की बात आती है। सरकारों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है। अब वो सब कैसे कैसे बदलाव आएगा। हालांकि ये जरूर देखा गया है कि इस देश में जब जब बहुमत की सरकारें रही हैं, उनके पास असीमित शक्तियां रही हैं, संसद में वो कानून बनाती हैं, संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार रखती हैं। बीजेपी के पास भी वो सारी ताकत आज के ज़माने में मौजूद है। राज्यसभा में थोड़ा बहुत बहुमत कम है, लेकिन उनका कोई बिल गिरता नहीं है, सब पास हो जाता है। तो वो जो चाहेंगे कानून बना सकते हैं, वो बहुमत में हैं। अब वन नेशन पे आता है कि भाई वन एजुकेशन, एक देश एक इलाज, ये सब बात बहुत आ गई। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता है कि अगर एक देश एक चुनाव से पहले अगर जनसंख्या नियंत्रण के कोई व्यवस्था आ जाती तो शायद ज़्यादा संसाधन बचते, ज़्यादा पैसा बचता और बार बार चुनाव से भी बचते। इस देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जनसंख्या रोको। 150 करोड़ के करीब हम पहुंच रहे हैं, हमें उसकी चिंता पहले करनी चाहिए, लेकिन शायद उस पर अभी कोई चिंता नहीं है। एक चिंता और है कि अगर एक आदमी 2 जगह चुनाव लड़ता है और दोनों जगह चुनाव जीत जाता है, तब फिर चुनाव कराना पड़ेगा, एक सीट वो छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में कमेटी क्या राय देगी कि एक आदमी एक ही जगह से लड़े, 2 जगह से लड़ने का ऑप्शन खत्म हो, ये भी आ सकता है। हमने बहुत सारे अतीत में स्थितियां ऐसी देखी हैं कि जब कोई सरकार, कोई राजा, कोई इतिहास की गलती, एक छोटी सी खता जो लम्हों की खता होती है, वो सदियों की सज़ा न बनने पावे, क्योंकि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसको आने वाली पीढ़ियां वर्षों तक भोगे। हम प्रोग्रेसिव दौर में हैं, देश को आगे ले जाने की स्थिति में हैं, तो उस तरह के फैसले हों जो इस देश को आने वाले 150 साल तक प्रभावित करें। हर चीज पर बहस होना चाहिए और उसका स्वागत भी होना चाहिए। जी बीरेन जी, लेकिन बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं कि अगर किसी को बहुमत नहीं आएगा लोकसभा में और विधानसभा में बहुमत आ गया तो फिर क्या दोबारा चुनाव कराए जाएंगे लोकसभा के, कि लोकसभा की लूड़ी लंगड़ी सरकार कैसे बनेगी। राज्य में तो चलो आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, केंद्र में अगर त्रिशंकु आ गई तो वहाँ के लिए कौन व्यवस्था बनाओगे, उस पर भी कुछ विचार आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो सब पर चर्चा होनी है। बहरहाल एक शेर है कि जो लोग विरोध में है, जो लोग पक्ष में हैं, सबकी जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान को बनाए, ये हिंदुस्तान सबका है। तो उस पर एक शेर है, सुनिएगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए थे वो ये कह गए कि भगवान सबका है और उदय झूठी कहानी है राजा और रानी की, जिसने हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता
अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, आप डिबेट के फर्स्ट राउंड में कुछ इंटरप्शन कर रही थी, अब आप अपनी बात रख सकती हैं, गो एड। मैं इंटरप्शन नहीं, मैं इनको केवल करेक्ट करना चाह रही थी। समाजवादी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, मेरे हवाले से जो उन्होंने कहा, मैं इनको केवल इतना बताना चाहती हूँ, शायद इनका कोई ऑडियो प्रॉब्लम रहा होगा। मैंने 1947 का जिक्र किया था साहब, मैं वर्तमान की बात नहीं कर रही हूँ। वर्तमान में तो अभी हमने देखा है कि स्टालिन के जो सुपुत्र हैं, जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वो एक कोरोना वायरस है, मच्छर की तरह उसको मार देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो डॉटेड इंडिया अलायंस के एक बड़े चेहरा उनके सुपुत्र ने किया है। खैर, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू इट। अगर हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, अभी मैं सुन रही हूँ अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू है और बिल्कुल जायज है। सबके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई ठीक है, अगर एक इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा तो क्या भारत इस चीज के लिए तैयार है भी, क्योंकि भारत के ऊपर तो हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगा ही रहा है ना। जब हमें आजादी मिली थी तब भी चर्चिल ने ये कहा था कि ये लोग तो सरकार चला ही नहीं पाएंगे, इन लोगों में ना तो अकल है, ना हिम्मत है, ना दम है। हमेशा ये प्रश्न चिन्ह हमारे माथे पे लगा ही दिया जाता है। पर मैं तो यही कहूंगी ना, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि सुरेंद्र जी कोई ना कोई शेर और शायरी जरूर करेंगे, आज इन्होंने कुछ नहीं कही, तो एक छोटा सा शेर मैं पढ़ देती हूँ। किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को उसमें दाग नजर आते हैं, ये नजरिया अपना अपना है। तो हमको तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है, भविष्य में जब भी होता है, तो ये चमकता हुआ चांद दिखेगा, क्योंकि उसी की चर्चा आजकल खूब हो रही है। हमने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। तो मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ कि इतना अटैकिंग मोड नहीं होना चाहिए। अगर अगर इस तरफ कोई कदम उठ रहा है, सबकी सहभागिता ली जा रही है, इनपुट्स लिया जा रहा है, 24 में होगा, 25 में होगा, 26 में होगा, कब होगा, पूरी तैयारी के साथ ही होगा, अधकचरे रूप में तो होगा नहीं। तो सेशन क्यों बुलाया गया फिर? ये तो जब सेशन जब शुरू होगा, उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग होगी, सब पता चल जाएगा। इसके पहले स्पेशल सेशन तो कभी नहीं बुलाया गया था? नहीं, पहले 4 बार भारत जीएसटी के वक्त बुलाया गया था? नहीं, उससे पहले भी 3 बार बुला चुके। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, क्यों नहीं दिख रहा आपको वो चांद जो बीजेपी देख रही है? वो बीजेपी का चांद है भाई, चांद तो बीजेपी को ही दिखेगा। इस वक्त सत्ता की चमक इनको दिख रही है, लेकिन हमें तो वो हज़ारों करोड़ों भूखे लोग दिख रहे हैं, बेरोजगार लोग दिख रहे हैं, महंगाई से त्रस्त लोग दिख रहे हैं। और चीन की सीमाओं पर जो लद्दाख में हमारे ग्वाले पहले बकरियां भेड़ चरा लिया करते थे, वहाँ पर वो लोग नहीं चरा पा रहे हैं, उन लोगों की परेशानियाँ दिख रही हैं। अपनी अपनी समझ है। लेकिन अब अनिला जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, भाई शेर नहीं आया। तो अनिला जी, ये आप ही के आज के लिए एक शेर है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग सर, यही वो फील्ड है जिसमें मैं जीरो हूं और मैं फिर चुप हो जाता हूं। सुनिए तो सर, सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं आता इसमें। अरे नहीं, आपको तो बहुत कुछ आता, आप करके छोड़ चुके हैं। तो आरोप लगा रहे हो सर? ना, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं आपको आपका इतिहास याद दिला रहा हूं। तो मसला क्या है कि आज की डेट में आप हमें खौफ दिलाइए, आप जनता को खौफ दिलाइए, आप मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर के जनता को प्रताड़ित कीजिए, आतंकित कीजिए, डराइए, धमकाइए। लेकिन ये जनता है, ये जनता जानती है। इस जनता ने पहले भी क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, आगे भी ये जनता क्रांतिकारी निर्णय लेगी। और इंडिया के अलायंस पर आरोप लगाने से पहले अगर आप सतीश शर्मा नाम के उस मंत्री को, जिसने अर्घे में हाथ धोए हैं, शिवलिंग का अपमान, भगवान शिव का अपमान किया है, अगर उस मंत्री को बर्खास्त कर देते तो आप किसी मुंह से बोल सकते थे इस बात को। जो लोग भगवान शिव का अपमान करते हों, महाकाल का साक्षात अपमान कर रहे हो, वो लोग आज की डेट में दक्षिण पे जाकर के किसी पेरियार के समर्थक की बात करें और उसी पेरियार के समर्थकों से मिलकर के आप सरकार बनावें। इसके बाद अगर आप इस तरीके की छिछली बातें करते हैं तो उचित नहीं है। पहले सतीश शर्मा को बर्खास्त करके आइए, फिर बताइए। फराज की दुआई, समाजवादी पार्टी का स्टेटस क्लियर क्यों नहीं है? कारण क्या है? या आप अभी इसको स्टडी करना चाहते हैं, या सरकार के समक्ष कोई रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी के समक्ष देना चाहती हैं, या आप ये चाहते हैं कि इस पर कमेटी सबके साथ कंसल्ट करे?
नहीं, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक यू आर नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस व्हाट एवर आई हैव सेड। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। अब 1 नेशन और 1 इलेक्शन अगर हो गया और मान लीजिए किसी भी स्टेट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद फिर क्या अगले अगर 2.5 साल के टेन्योर के बाद लाया गया तो क्या 2.5 साल फिर वेट करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पैनल में मोहम्मद अमीन साहब बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज देश में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खतरा नहीं है। तो मैं आपसे अमीन साहब ये बोलना चाहूँगा कि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती केस के बाद जिसका जो एक कॉन्सेप्ट आया था, धनखड़ साहब के क्या उस पर व्यूज़ हैं वो आप पढ़ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, विवेक ओबरॉय साहब ने तो अभी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करने की बात कर दी। तो ये लोग जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कर रहे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिस्पेक्ट करेंगे ब्रजेश जी? मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात एक कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने बोला, हमारी बहन अनिला सिंह जी ने भी बोला और जो हमारे अमीन साहब उन्होंने बोला कि साहब कॉस्ट बहुत बचेगी। जहां तक कि मेरी इंफॉर्मेशन है 2014 के जो इलेक्शन हुए थे लगभग 4000 करोड़ के आसपास इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन थे उस पर खर्चा आया था। लेकिन ब्रजेश जी, जो कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा करके 22.5% इन्होंने अपने दोस्तों का कर दिया और 1.5 लाख करोड़ का उससे पर ईयर नुकसान हो रहा है, तो 4000 करोड़। सर, आपको अपनी पॉलिटिकल लाइन पहले क्लियर करनी चाहिए। मैंने तो अपने मैंने आप मुझसे चाहते हैं कि मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं बिटवीन द लाइंस? ब्रजेश आप अपना स्टैंड क्लियर करो ना। मेरा स्टैंड मुझसे क्यों अपेक्षा करते हो मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ के समझ लूं कि आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रजेश जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन इज नॉट फीजिबल। ये अगस्त 2018 में। तो आप अपोज कर रहे हो ना? अगस्त 2000 अपोज कर रहे हो ना? ब्रजेश जी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अगस्त 2018 सर, आप अपोज कर रहे हो कि सपोर्ट कर रहे हो? मेक इट क्लियर। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रपोजल्स हैं उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? तो अपोज कर रहे हो ना? ब्रजेश जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द करंट फ्रेमवर्क। सपोर्ट, अपोज। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रपोजल्स ला रही है वो देश विरोधी हैं और उसका हम लोग तो अपोज करते ही हैं। आसिम वकार साहब, आपको इसमें अच्छाई क्यों नहीं दिख रही भाई? अच्छी नियत के साथ बता रही ला रहे। सर, मैंने तो क्लियर बोला। अब हो सकता हो मेरी बात ही ना सुनी आप लोगों ने या मेरी आवाज ना पहुंची। आप कैसी बात करते हो? मैंने कहा कि जो 356 का इसमें प्राविधान है, देखिए सबसे पहली बात तो 2 मैंने कहा था कि जो सरकारी अधिकारी बैठे, मैंने 327 आर्टिकल का जिक्र किया था। वो डायरेक्ट अधिकार देता है सरकार को, लोकसभा को, जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे चुनाव रोक दे और चाहे तो करा दे। आप पढ़िए उसको, 327 आर्टिकल। दूसरा मैंने कहा था कि जो 356 है धारा, आर्टिकल, इसका मिसयूज होगा। अभी बोला भी उन्होंने अमीन साहब ने, लेकिन वो इस पर कन्नी काट गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे कैसे यूज करेंगे। भाई, जब 6 महीने के लिए आप गवर्नर रूल लगा रहे हैं तो जब 5 साल के लिए लग जाएगा या 4 साल के लिए लग जाएगा या एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक लग जाएगा, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, अगर उन्होंने सरकार बना ली, मैं खुल के बोल रहा हूं, सरकार बना ली जी, और उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया और केंद्र सरकार ने कहा ये इस काबिल ही नहीं सरकार चला पाए, लगाओ 356 गिराओ इनको। अब ये नहीं पता कि मुजफ्फरनगर दंगा कराया किसने, शामिल कौन लोग थे। जिम्मेदारी सरकार की आई और सरकार गिरा दी और उसके बाद 5 साल तक के केंद्र सरकार उसको चला रही है, गवर्नर साहब चला रहे हैं। आप मेरी बात की गहराई को समझिए, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अमीन साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, एक बात और आप कंप्लीट करो सर, टाइम कम है। हाँ, देखिए दूसरी बात, एक बात और बोल दूं कि एक सर्वे है सरकारी कि अगर लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो 77% जो वोटर है वो उन पार्टियों को वोट देता है जो केंद्र सरकार बनाने के काबिल होते हैं, यानी नेशनल पार्टीज को। रीजनल पार्टीज को खतरा है, रीजनल पार्टीज को 23%। ओके, अमीन साहब आपके दोनों इन तर्कों का जवाब देंगे। अमीन साहब, आपके पास अनइंटरप्टेड 2 मिनट हैं, आप जवाब दें। देखिए, इन्होंने ये कहा इस बात को, अभी जो कह रहे थे इस बात को कि मैंने उस पर कन्नी काट ली। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन तो ये लीडर्स हैं, इनको पता है खुद भी कि इलेक्शन के लिए हम ऑब्जर्वर भेजते हैं, दूसरी स्टेट से ऑब्जर्वर आते हैं। आजकल ये जो इलेक्शन है
इतना वाइड हो गया है कि असेंबली में भी हम एक ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वर भेजते हैं जो दूसरी स्टेट का होता है, एक हम पुलिस ऑब्जर्वर भेजते हैं जो आईजी रैंक का होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और एक पीआईबी का हम भेजते हैं जो इन्फॉर्मेशन अफसर होता है जो सूचना एकत्रित करता है, एक हमारा आईआरएस ऑफिसर होता है जो एक कैंडिडेट के पूरे खर्चे को बताता है कि कितना क्या ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से हमारे पास बड़े बड़े ऑब्जर्वर होते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के लिए भी जाते हैं। अगर वही लोग पार्लियामेंट और एक साथ चुनाव होंगे तो पार्लियामेंट और असेंबली के लिए एक ही हमारा पैराफिलिया होगा, यानी हमारा एक ही आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, एक पुलिस का ऑफिसर होगा, एक रेवेन्यू का ऑफिसर होगा, वो सारा चीज देखेगा, इससे उसके खर्चे बचेंगे, सही वही सब काम कर लेंगे। और एक ही रूम में हमारी पोलिंग पार्टी जाएगी, 356 में मैंने बोला है वो बोल ही नहीं रहे, असेंबली के लिए और एक तरफ होगी पार्लियामेंट के लिए। मेरा विरोध सुनिए उस आर्टिकल पे है जिससे देश की स्टेट की सरकार को कब्जा किया जाएगा। 356 पर चाहते हो क्लैरिटी? यस सर, अमीन साहब 356 पर क्लैरिटी वो अधिकार देती है भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट पर आपको। वकार साहब वो अमीन साहब की सुननी चाहिए। अमीन साहब गो अहेड। नहीं, 356 का जो हमने आपसे कहा था ये मिसेस गांधी ने शुरू किया था, आपको शायद याद होगा, हिस्ट्री है, इतिहास है। उन्होंने सारे देश के असेंबली को भंग किया और जबरदस्ती किया, जिसका नतीजा था कि सिस्टम गड़बड़ा गया। तो अभी कैसे कीजिएगा सर इसका? नहीं है तो क्या हुआ, उन्होंने किया हुआ है का तो कुछ क्लैरिफिकेशन हो सर। उन्होंने ही सिस्टम बिगाड़ा था। अरे भैया अब आगे कैसे होगा? अमीन साहब ये बताओ, इंदिरा गांधी जी तो स्वर्ग चली गई, तो वहाँ पूछने के लिए आप स्वर्ग जाओगे क्या? थैंक यू सर, शुक्रिया सर। स्वर्ग की बात नहीं, मैं यही सवाल आप इस समय अगर आप 356 आरएन श्रीवास्तव साहब को कनेक्ट किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। अजीब बकवास मैं बता देता हूँ, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको मेरी बड़े शेर सुना रहे थे, नहीं आ रही है सर। ब्रजेश जी बड़े शेर सुना रहे थे। हाँ एक आप भी सर कर दो, एक सेकंड रुको, एक शेर सुनाना चाहते हो? 356 का जवाब एक शेर से। शेर सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने माना चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है आप, और अगर चुनाव आयोग नहीं है तो कुछ नहीं है आप। ओके श्रीवास्तव साहब गो अहेड। 356 पर क्लैरिटी दीजिए, सब लोग शांत हो जाएं, और मैं चाहता हूं श्रीवास्तव जी को ध्यान से सुनिए आप लोग। धन्यवाद सर। श्रीवास्तव जी गो अहेड। 356 सर। हाँ, 356 के दुरुपयोग के बारे में इसी बीच में काफ़ी सारी गाइडलाइंस आ गई हैं। सरकारिया कमीशन का हो गया है, वीरप्पा मोइली जो उनका था कर्नाटक का मामला, उसके बारे में उसको देखते हुए कई गाइडलाइंस आ गई। और जुडिशल रिव्यू तो है ही अपनी जगह। अब आप देखेंगे कि विगत 2-3 दशकों से 356 का दुरुपयोग बहुत कम हो गया है। आगे भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो, यह जो समिति है इसके बारे में अवश्य ही उनको विचार करना चाहिए, उसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। यस सर। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उन्होंने सभी से सुझाव आमंत्रित किए थे, तो जो आपके ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसका दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में वे सुझाव दें समिति को कि इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए। लेकिन यह बात तो अपनी जगह है ही कि चुनावों में बेतहाशा जिस प्रकार से पैसा खर्चा होता है, प्रत्यक्ष जो खर्चा होता है वो बड़ा भारी खर्चा नहीं है भारत सरकार के लिए, वो ऊंट के मुंह में जीरे के ज़मान में। लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से सारा कामकाज जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ तो रुकता ही है, जहाँ से ऑब्जर्वर आते हैं वहाँ पर भी सारे काम रुक जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और नेता खर्च करते हैं, उसका तो कोई हिसाब नहीं सर, बेहिसाब है। वो भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। और ये जैसे आपने अभी श्री अमीन जी ने बताया कि ऑब्जर्वर दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उन सारे विभागों का काम रुक जाता है। 3-3, 4-4 हफ्ता रहते हैं वहाँ पे तो वो सारा काम उनके विभागों का, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ तो रुका ही रुका। सर वैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, अन्य प्रदेशों में भी रुक चला चुके हो, साइड पोस्टिंग वालों को विचारों को ऑब्जर्वर बना के भेजा जाता है जिनके पास कोई काम नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट पोस्टिंग वाले जाते नहीं है सर, वो जुगाड़ लगवा के नाम हटवा लेते हैं। बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और बहन भाइयों आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कल घोसी में चुनाव है, डिबेट भी इसी पर होगी। धन्यवाद, नमस्कार। हर अपडेट आपको सुबह 7 बजे से भारत समाचार पर उपलब्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार।